एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया। मैंने गौमूत्र से बहुत अच्छा टेस्टी होता है। पंचगव्य का स्नान आदिकाल से चलता चला आया, आदिकाल से, और उससे शरीर का कोई भी बीमारी, हड्डियों में भी जो वो कीटाणु छिपे हो ना, वो भी खत्म हो जाए। वो सहन करती है, पर जैसे हम इनके ऊपर ऐसा हाथ घुमाते, उल्टे क्रम में हाथ घुमाते हैं तो हमारा बीपी ठीक होता है। पिछले एक दशक से जब से सोशल मीडिया एक इंफॉर्मेशन क्रांति बन चुका है, हिंदू धर्म से संबंधित बहुत सी बातों पर बहुत से लोग या तो दावा कर रहे हैं या उन दावों को भ्रामक और अंधविश्वास बता रहे हैं। गौमूत्र उन सभी टॉपिक में सबसे आगे है जिसके बारे में लोग कैंसर तक ठीक करने का दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बड़े बड़े यूट्यूबर इन सभी बातों को अंधभक्ति और अंधविश्वास से जोड़कर ये कह रहे हैं कि आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। आइए जानते हैं कि इन सभी दावों और दावों की पोल खोलने वाले यूट्यूबर्स की बातों में कितनी सच्चाई है। मुख्यानि यानिष्टानि सर्वाण्याय शासने अविमूत्रमासूत्रम गोमूत्रम माहिषम तथा हस्तिसूत्रमथोष्ट्रस्य ह्रयस्य च खरस्य च। ये चरक संहिता में लिखी हुई पंक्तियां हैं। इनमें कहा गया है कि 8 प्रकार के पशुओं के मूत्र का औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। भेड़, बकरी, गाय, भैंस, हाथी, ऊंट, घोड़े और गधे का मूत्र विभिन्न रोगों में काम आता है। ये 8 प्रकार के मूत्र गर्म, तीक्ष्ण, रूखे, कटु रस और लवण रस से युक्त होते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा चरक संहिता के बारे में जानते हैं। 1000 ईसा पूर्व के आसपास महर्षि अग्निवेश ने अपने गुरु आत्रेय की शिक्षाओं को एक ग्रंथ में संकलन किया। उनके बाद आचार्य चरक ने और फिर आचार्य चरक के बाद उनके शिष्य दृढ़बल ने इस ग्रंथ को संशोधित, विस्तृत और व्यवस्थित किया। यही ग्रंथ चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। चरक संहिता की आगे की इन पंक्तियों में लिखा है कि ये 8 प्रकार के मूत्र कई तरह की चिकित्साओं में उपयोग किए जाते हैं, जैसे मरहम बनाने में, लेप करने में, मालिश या पट्टी लगाने में, एनिमा देने में, शरीर की सफाई यानी डिटॉक्स करने में, स्वेदन यानी स्टीम थेरेपी में, नाड़ी स्वेदन में यानी पाइप से दी जाने वाली भाप में, पेट फूलने या गैस जैसी समस्या में और विष के प्रभाव को खत्म करने वाली औषधियों को तैयार करने में। चरक संहिता की इन पंक्तियों में लिखा है कि भेड़ का मूत्र पित्त को संतुलित करने वाला होता है। बकरी का मूत्र शरीर के त्रिदोषों वात, पित्त और कफ को कम करता है। गाय का मूत्र शरीर के दोषों को शांत करता है, कृमि और संक्रमण को कम करता है, खाज खुजली में राहत देता है और गैस से संबंधित पेट के रोगों में लाभप्रद है। भैंस का मूत्र बवासीर यानी पाइल्स, सूजन और पेट के रोगों में उपयोगी है। यह कब्ज दूर करने में भी लाभप्रद है। हाथी का मूत्र कृमिनाशक है और कुष्ठ जैसे त्वचा रोगों में लाभकारी है। हाथी का मूत्र कब्ज, पेशाब रुकने की समस्या, पेट का भारीपन, विष का प्रभाव, कफ से होने वाली बीमारियां और बवासीर में उपयोगी है। ऊंट का मूत्र खास गुणों वाला होता है। यह यौन और प्रजनन शक्ति बढ़ाता है और बवासीर जैसी समस्याओं में उपयोगी है। घोड़े का मूत्र कुष्ठ रोग, विष के प्रभाव और घाव को ठीक करने में लाभप्रद है। गधे का मूत्र दिमाग, मानसिक उन्माद, मृग के दौरे या झटके जैसे रोगों में लाभप्रद है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि चरक संहिता में लिखी हुई इन सभी बातों को सुनने के बाद आप उपर्युक्त बताए गए रोगों में इन 8 पशुओं का मूत्र पीना शुरू कर दें। किसी भी बीमारी में आपको स्वयं चिकित्सक नहीं बनना है, बल्कि अपने नजदीकी रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में कंसल्ट करना है। ये चिकित्सा पद्धति 1000 ईसा पूर्व की है, यानी आज से लगभग 3500 साल पहले की। उन्हीं गायों का गौमूत्र औषधि के रूप में प्रयोग होता था जो केवल घास खाती थी। आज के शहरीकरण के दौर में शहरों में घास नहीं मिलने पर प्लास्टिक और अन्य कचरा खाने को मजबूर गायों के लिए नहीं था। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल प्राचीन भारत की चिकित्सा पद्धति में गौमूत्र के औषधीय पहलुओं को समझाना है, न कि इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। मूल विषय पर वापस आते हैं। यहां पर एक चीज नोटिस करने लायक ये है कि ये 8 पशु शुद्ध शाकाहारी हैं, कोई भी मांस नहीं खाता है। यदि हमारे ऋषियों ने ये सब ऐसे ही फालतू में लिखा है तो कुत्ते और बिल्ली के मूत्र के बारे में क्यों नहीं लिखा है? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार वैदिक ग्रंथों में गाय के मूत्र को संजीवनी माना गया है, क्योंकि यह कई रोगों को ठीक करने में सक्षम है। इस अध्ययन में वैज्ञानिक तरीके से गाय के मूत्र के औषधीय गुणों की जांच की गई।
मुंबई की देसी गाय और बाजार से लिए गए गौमूत्र के सैंपल्स को अलग अलग तरीके से तैयार कर प्रयोगशाला में उनकी क्षमता का परीक्षण किया गया। परिणामों में पाया गया कि गाय का मूत्र सूक्ष्म जीव मारने, शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने, शुगर नियंत्रित करने और सूजन कम करने जैसे गुणों में असरदार है। यूनाइटेड स्टेट्स की एक ऑफिशियल वेबसाइट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार डिस्टिल्ड काव यूरिन में बैक्टीरिया मारने की अच्छी क्षमता होती है, यानी यह कई तरह के हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि रोक सकता है। परीक्षणों में यह भी दिखा कि थोड़ी सी मात्रा में भी यह बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देता। इसके अंदर मौजूद कुछ प्राकृतिक तत्व बैक्टीरिया के भीतर काम करके उन्हें कमजोर करते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके फायदे सच हैं, लेकिन इसे पूरी तरह समझने और बड़े स्तर पर साबित करने के लिए और रिसर्च की आवश्यकता है। हिंदी में एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए। अंग्रेजी में इस कहावत को कहते हैं एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज, या इसे ऐसे भी कहा जा सकता है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। जो लोग गौमूत्र से कैंसर और हर प्रकार की बीमारी ठीक होने का दावा कर रहे हैं, और दूसरे वे लोग जो गौमूत्र का उपहास कर रहे हैं और गौमूत्र के औषधीय गुणों को भ्रामक और अंधविश्वास बता रहे हैं, ये दोनों प्रकार के लोग एक ही कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इन दोनों प्रकार के लोगों ने चरक संहिता या अन्य कोई प्रमाणिक ग्रंथ पढ़ा ही नहीं है, यहां तक कि इनके पास कॉमन सेंस तक नहीं है। पहली कैटेगरी के लोग परंपराओं और आस्था के नाम पर अंधभक्त बने बैठे हैं, और दूसरी कैटेगरी के लोग जो हर बात में साइंस साइंस चिल्लाते रहते हैं, उन्हें साइंस की डेफिनेशन तक नहीं पता। क्या बिना साइंस के गुप्त काल में हमारा देश सोने की चिड़िया बना था? क्या बिना प्रमाणिक चिकित्सा पद्धति के कोई देश समृद्ध हो सकता है? जब हमारा देश हर रूप से समृद्ध था, इसीलिए तो प्राचीन भारतवर्ष पर इतने सारे विदेशी आक्रमण हुए। महमूद गजनवी ने तो सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूटा। 1200 ईस्वी से लेकर 1947 तक पहले मुगलों का और फिर अंग्रेजों का गुलाम रहा। अंग्रेजों ने इस देश को हर रूप से तोड़ा, लूटा और विभाजन किया। हमारी स्वदेशी चीजों को या तो नष्ट कर दिया या कानून बनाकर बंद कर दिया। अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलने के बाद आज तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं हुई जिसने प्राचीन भारत के वैज्ञानिक पहलुओं को सामने लाने का गंभीर प्रयास किया हो। हमारे प्राचीन ग्रंथों में चिकित्सा, गणित, खगोल, धातु विज्ञान, मनोविज्ञान और मनुष्य जीवन का जो ज्ञान छिपा है, उसे या तो अनदेखा किया गया या उसे मिथक कहकर किनारे लगा दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि लोग आधी अधूरी बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो कुछ फॉरवर्ड किया जा रहा है उसे सच मान रहे हैं, और दूसरी कैटेगरी के लोग जो विज्ञान के पक्षधर हैं, उन्होंने कभी प्राचीन भारत के विज्ञान को समझने की कोशिश की ही नहीं। इसी कारण आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति हमारे ही देश में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति बनकर रह गई।